नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पे। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी में आज जो पार्ट रहेगा वो अपना 3 है। क्लास जो है वो 37 वाली है। ठीक है, तो आनुवंशिकी के अंदर जो है अपन ने कुछ मेंडेल के विचलन पढ़े थे। आज आनुवंशिकी के बारे में अपन जो है उसमें डीएनए के कुछ डीएनए जो है वो क्या होता है, आनुवंशिक जो है इकाई होती है वो क्या होती है, ठीक है, आनुवंशिक वाहक क्या होते हैं, इनके बारे में आज देखेंगे कैसे वो रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो अपनी ये रहेगी कि आनुवंशिक डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो है वो आनुवंशिक विकार जो है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कुछ बाकी रह गए थे। ठीक है, तो आज देखेंगे अपन वो। तो चलते हैं अपन स्लाइड की तरफ। क्लास जो है वो 37 और पार्ट नंबर 3। लास्ट टाइम जो है अपन ने देखा था जो गुणसूत्रों के अंदर जो विकार होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जिनमें डाउन सिंड्रोम थे, एडवर्ड सिंड्रोम, सेट टू सेट जो सिंड्रोम्स थे, ठीक है, उनमें है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम थे, टर्नर सिंड्रोम थे। तो उनके बारे में अपन ने देखा था जो क्रोमोजोम की संख्या को क्या करता है, चेंज करता है। ये जो है वो क्या है, लिंकेज है, लिंग संलग्न जो है वंशागीति है, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि लिंग जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर ये जीन स्थित होती है और ये मोस्ट ऑफ जो होती है वो अप्रभावी होती है। ठीक है, जब ये दोनों समयुग्मजी में होगी, ठीक है, अप्रभावी जीन जब दोनों संयुग्मजी में होगी तो ही वो अपना क्या करती है, प्रभाव दिखाती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने जो है स्लाइड की तरफ से बढ़ते हैं कि लिंग संलग्नता क्या है। देखो, लिंग संलग्नता जिसको सेक्स लिंकर इनहेरिटेंस बोला जाता है, ऐसे लक्षण जो जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। उन्हें यानी ये कहां पे पाए जाते हैं, मेन चीज जो है वो लिंग गुणसूत्र पे यानी सेक्स क्रोमोजोम पे होते हैं। कहां पे होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम पे होते हैं। ठीक है, यानी एलोसोम भी कहते हैं अपन इनको। इनकी वंशागीति लिंग संलग्न वंशागीति कहलाती है। मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग संलग्न के दोष जो है वो कौन से हैं, दोष। ठीक है, तो सबसे है वरदानता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। यानी इस व्यक्ति को, ठीक है, लाल हरे नीले रंग के अंदर जो है वो जो डिफरेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये जीन जो स्थित होती है वो कहां पे होती है, लिंग गुणसूत्र के जो होती है वो एक्स क्रोमोजोम पे स्थित होती है। ठीक है, तो वरदानता ये एक लिंग संलग्न आनुवंशिक रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित होता है। रोग व्यक्ति के विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होगा वो विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर सकता है, यानी रंगों की पहचान इसके अंदर नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को वरदान कहते हैं, तथा ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है लाल हरी वरदानता, ठीक है, और दूसरी जो होती है नीली वर्ण वरदानता होती है। मनुष्य के ये एक्स गुणसूत्रों पे रंगा कोशिकाओं बनाने वाली जीन पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, एक्स क्रोमोजोम पे पाई जाती है। ठीक है, और ये एक्स गुणसूत्रों पर स्थित होती है, एक्स गुणसूत्रों पर स्थित होती है। दूसरी ये कैसी होती है, अप्रभावी होती है। कैसी होती है, अप्रभावी होती है। एक्स गुणसूत्रों पे स्थित होती है, अप्रभावी होती है। ठीक है, ये जीन रेटिना में रंग विभेद करने वाली कोशिकाओं के बनने को नियंत्रण करती है। अच्छा, ये जब अप्रभावी होगी, ठीक है, तो वहां पे जो होगा वो रंगा कोशिकाओं में जो है रेटिना पे जो रंग विभेदन वाली जो होती है कोशिका वो नहीं बन पाएगी, और नहीं बन पाने के कारण जो होगा वो उस व्यक्ति के अंदर जो होगा उसको रंगों की पहचान नहीं होगी। दूसरी चीज ये जो होती है वो मोस्ट ऑफ महिलाओं के अंदर, ठीक है, और महिला मुख्य वाहक होती है। कैसी होती है, वाहक होती है। कैसी होती है, वो वाहक होती है। ठीक है, अगर आप देखने जाओ, जैसे सपोज मान लो एक स्वस्थ पुरुष है, तो उसमें गुणसूत्र जो होंगे वो एक्स वाई होंगे। ठीक है, और एक जो है अगर मैं बात करूं एक्स और एक्स डैश, ठीक है, ये
ये जीन यानी इस पे है, ठीक है। ये कैसी है, अप्रभावी है। तो ये वाली अगर कंडीशन रहती है तो इसका मतलब ये कैसी है, रोगवाहक है, रोगवाहक है, ठीक है। अगर सपोज मान लो ये वाली स्थिति रहती है तो वो कैसी है, रोगी है, कैसी है, रोगी है। और ऐसी है दोनों तो ये कैसे, स्वस्थ है, कैसे है, स्वस्थ है। अगर सपोज मान लो एक्स और वाई और एक्स पे ही है तो सीधा क्या होगा, रोगी होगा, ठीक है। और एक्स और वाई है तो ये कैसा है, स्वस्थ है, ये कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर सपोज मान लो तो ये कैसी है, रोगवाहक, रोगवाहक महिला से। अगर किसी स्वस्थ पुरुष की शादी रोगवाहक महिला से करवा दी जाए तो उनकी संतानें जो होगी वो कैसे प्राप्त होगी, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई इसमें युग्मक बनेंगे तो ये वाला अगर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, ठीक है। ये वाला अगर इससे करेगा तो एक्स डैश, ठीक है। ये वाला इससे करेगा तो एक्स वाई, और ये वाला इससे करेगा तो क्या बनेगा, एक्स डैश वाई। तो देखो ये आपके सामने कैसा आ गया, स्वस्थ, स्वस्थ, ठीक है। ये कैसा है, रोग वाहक है, ठीक है, लड़की होगी, ठीक है। ये स्वस्थ क्या है, लड़की है, ठीक है। ये भी कैसा है, स्वस्थ लड़का है, और ये कैसा है, रोगी लड़का है। तो ये सामान्य से अपन किसी का भी क्या कर सकते हैं कि आने वाली संतानों में ये कैसे होगी, क्योंकि ये हेरिटेबल होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, तो सीधी सी बात है इनका पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये संतानों के अंदर कैसा होगा, ठीक है, कौन सी संतानें जो होगी वो किस प्रकार से बनेगी, तो ये अपन इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, अगर आप कोई भी लो, अगर रोगी पुरुष लेते हो तो रोगी पुरुष अगर लेंगे अपन, ठीक है, और रोग वाहक अगर स्त्री लेते हैं तो क्या होगा, तो देखो ये आपका कौन सा हो गया, रोगी पुरुष है, और ये रोग वाहक क्या है, स्त्री है। तो इसका अगर इसकी शादी तो ये बन गई क्या, रोग वाहक स्त्री बन गई, ठीक है। इसका इसके साथ में होगा तो भी रोग वाहक स्त्री होगी, ठीक है। इसका इसके साथ में होगा तो क्या होगा, एक्स वाई, स्वस्थ है, ठीक है। और इसका अगर इसके साथ में होगा तो क्या बनेगा, एक्स डैश, ठीक है। तो रोग वाग यहाँ पे कितनी है, 2 है, और ये कितना है, 1 जो है वो कैसा है, रोगी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोगी है वो कौन कौन से है, एक ये रोगी है, ठीक है, और ये जो दोनों जो है अच्छा, इसका इसके साथ में होगा तो ये रोगी है, ये कैसी है, रोगी महिला होगी, ठीक है। और ये कैसी है, रोगवाहक है, ये रोगवाहक, ठीक है। ये एक्स डैश दोनों पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसी है, ये रोगी है, ये रोगवाहक है, ये जो है बिल्कुल स्वस्थ है, और ये रोगी है, ठीक है। तो इस तरह से अपन किसी का भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि उनकी संतानें कैसी होगी। और ज्यादा ये किसमें होती है, पुरुषों में, ज्यादा पुरुषों में, कि पुरुषों में एक से एक ही होता है, अगर वही आ जाए तो सीधी सी बात है वो कैसा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। दूसरा है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी वैसे ही है, ये भी जो है वो सेक्स लिंकेज जो है वो डिजीज है, और ये भी कहाँ मिलती है, ये भी अप्रभावी होती है और एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती है। इसमें क्या होता है, रोगी को रक्त स्कंदन नहीं हो पाता, यानी रोगी में जो ब्लीडिंग होगी तो वो रुक नहीं पाएगी, ठीक है। तो रुक नहीं पाएगी तो क्या होगा,
लगातार रक्त बहता रहेगा, इसलिए इसको ब्लडर डिजीज भी कहा जाता है। ब्लडर डिजीज यानी रक्त जो है वो रुकता नहीं है, सीधा बहता ही रहता है। ये रोग केवल पुरुषों में ही होता है, माता स्त्रियों में ये लगभग कैसा होता है, रोगवाहक होती है, क्योंकि ये अप्रभावी जीन के कारण होता है। किसके कारण है ये पहली बात तो, ठीक है, एक्स गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावी जीन के कारण, अप्रभावी जीन से होता है ये, ठीक है। इंग्लैंड की जो पूर्व महारानी जो विक्टोरिया थी वो कैसी थी, रोगवाहक थी, तो उनकी संतानों में भी क्या थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ये रोग जो है वो चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, रक्त स्कंदन करने वाले जो 8 जो कारक जो होता है ए एच जी तथा अथवा, ठीक है, दूसरा जो कारक है 9 पे होता है जिसको क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है, का अभाव के कारण होती है, इनका अभाव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जीन जो होती है वो नहीं बना पाती। हीमोफीलिया रोगी को मृत्यु से बचने के लिए इन कारकों में से एक का क्या लेना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाया जाता है, ठीक है। अच्छा, स्त्रियां जो होती है, स्त्रियों में वयस्क अवस्था में मृत्यु हो जाती है, हो जाती है। अच्छा, मृत्यु क्यों हो जाती है, क्योंकि मासिक जो दम होगा में रक्त स्राव नहीं रुकने के कारण, ठीक है, तो जो स्त्री होगी जब उनका जो मासिक धर्म स्टार्ट होगा तो उस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होगा तो उस समय क्या होगा कि वो ब्लड रुकेगा नहीं, और रुकने नहीं के से ब्लडिंग से ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा, और उस समय उस महिला की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। लिंग संलग्नता अप्रभावी जीन के कारण होती है जो एक्स गुणसूत्रों पर स्थित होती है। किसके कारण होती है ये, जो है वो एक्स गुणसूत्रों पर स्थित अप्रभावी जीन के कारण ये जो है वो बीमारी होती है, हीमोफीलिया, जिसमें रक्त जो है वो रुकता नहीं है। तीसरा जो है, ये जो है वो सेक्स लिंकेज डिजीज नहीं है, ये जो है वो ऑटोसोमल है, यानी ये वाली जीन जो होती है वो कहां पे मिलती है, ये जीन कायिक गुणसूत्रों पे, कायिक गुणसूत्रों पे, जिनको बोला जाता है ऑटोसोमल, कायिक गुणसूत्रों पे ऑटोसोम, ठीक है, पर ये पाई जाती है, कैसी होती है ये अप्रभावी होती है, कैसी होती है, अप्रभावी होती है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, ये ऑटोसोमी जीन जो उत्परिवर्तन के कारण होता है, किसके कारण होता है, ये उत्परिवर्तन के कारण ये जो है वो घटना होती है। अच्छा, होता क्या है कि जब हीमोग्लोबिन में बीटा श्रृंखला पे, जब देखो डीएनए जो होगा, नॉर्मली डीएनए जो है वो एमआरएनए बनाता है, क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन बनता है वो बनता है एमिनो एसिड से, किससे बनता है, एमिनो एसिड से बनता है, ठीक है। बहुत सारे जब एमिनो एसिड मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब एमिनो एसिड में क्या होता है, छठा एमिनो एसिड जिसको बोला जाता है ग्लूटामिन, अगर यहाँ पे 6 नंबर वाला जो क्रोमो जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो ग्लूटामिन होता है, ग्लूटामिक होता है, ठीक है। ये ग्लूटामिक जो होता है, ग्लूटामिक, ये ग्लूटामिक जो होता है ये अगर आता है 6 नंबर पे तो नॉर्मल आरबीसी बनती है, कैसी बनती है, नॉर्मल शेप, नॉर्मल शेप होता है इसका, यानी अपन कह सकते हैं कि डबल कॉनकेव शेप होता है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, नॉर्मल शेप होता है।
लेकिन ये बीमारी उत्परिवर्तन के कारण इस जीन में क्या होगा कि डीएनए जो है वो क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। ठीक है, और एमआरएनए जो बनाएगा वो क्या होंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे। ठीक है, तो वहां पे अपन देखेंगे, ठीक है, जो 6 नंबर पे है, जैसे ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 होंगे, एक भी होगा। ठीक है, तो 6 नंबर पे ग्लूटामिन की जगह कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। कौन आ जाता है, वेलिन आ जाएगा। कौन आ गया, वेलिन। तो वेलिन आने से क्या होगा, ये 6 नंबर जो का एमिनो एसिड है वो आना कौन सा चाहिए था, ग्लूटामिन आना चाहिए था। अब वहां पे कौन आ गया, वेलिन आ गया। और वेलिन आने से जो प्रोटीन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा, उसको शेप देगा, वो कैसा देगा, सिक्कल जैसा शेप हो जाता है। कैसा जैसा शेप हो जाता है, सिक्कल आकार की आरबीसी बनती है। कैसे बनती है, सिक्कल आकार की आरबीसी बनती है। ठीक है, तो ये आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है, सिक्कल आकार की होती है। वास्तव में आकार बदलकर विकृत होकर हाशियाकार हो जाता है। अच्छा, इस व्यक्तियों में अगर कंडीशन अप्रभावी है, ऐसे व्यक्ति, अब देखो ये जो होगा उसके अंदर दोनों प्रकार की होगी, दोनों प्रकार की आरबीसी मिलेगी, आरबीसी मिलेगी। दोनों प्रकार की आरबीसी मिलेगी, यानी आपको ऐसी भी मिलेगी और ये भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये वाला होता है, इसमें केवल कैसी मिलती है, हंसियाकार, हंसियाकार। ठीक है, और इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये जिंदा नहीं रहता। लेकिन ये वाले में एक खासियत होती है कि इनमें मलेरिया नहीं होता, जिसको अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें मलेरिया नहीं होता, मलेरिया नहीं होता, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो होता है वो इनसे पोषण प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होता है अब में सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है फेनिल कीटो में या फेनिल कीटोनूरिया। अब इसमें क्या होता है, ये भी वही है, अप्रभावी, ये अलिंगी गुणसूत्र पे होती है, यानी ऑटोसोम पे मिलती है। कहां पे मिलती है, ऑटोसोम क्रोमोसोम पे। ठीक है, अप्रभावी वही उत्परिवर्तन के कारण। इसमें व्यक्ति जो होती है उसमें फेनिल एनेलिन को टायरोसिन में बदला जाता है। टायरोसिन क्या होता है, जो फेनिल एनेलिन जो होता है वो किसमें अपचित हो जाता है, टायरोसिन के अंदर। और ये करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एनेलिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, फेनिल एनेलिन को किसमें बदलता है, टायरोसिन में बदलता है। ठीक है, अब ये फेनिल कीटोन्यूरिया में क्या होगा, इसमें वो ये सेम अप्रभावी जीन के कारण है। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम जो होता है वो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है, फेनिल एनेलिन का जो होगा वो शरीर में क्या होता जाएगा, एकत्रित होता जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फेनिल एनेलिन एकत्रित हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम नहीं है और ये इसमें नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिनाइल पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, अन्य इसमें व्युत्पन्न बनते हैं जो विषैले होते हैं। ठीक है, और ये एकत्रित होने से मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता और पीड़ित व्यक्ति जो है मानसिक दुर्बलता आ जाती है। और वक्र द्वारा भी कम अवशोषित होने के कारण मूत्र के साथ में उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कम उत्सर्जित होता है। ठीक है, वक्र द्वारा ये कम अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो ये मूत्र द्वारा भी क्या होता जाएगा, उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है फेनिल कीटोन्यूरिया, और ये भी कैसा है, अप्रभावी जीन के कारण होता है। वो भी कौन सी, काइक। नेक्स्ट है जो मेन है, डीएनए। ठीक है, देखो आणविक जीव विज्ञान जिसके अंदर जो होते हैं डीएनए और मेन जो होता है वो होता है आरएनए। दो चीजें होती है, डीएनए एंड आरएनए।
न्यूक्लिक अम्ल इनको कहा जाता है। ठीक है, ये जो है वो आनुवंशिक इकाई जो होती है। ठीक है, अब आनुवंशिक इकाइयों के लिए जो है वो दो, देखो न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के हैं, आरएनए है और डीएनए है। लेकिन कईयों में, मोस्ट ऑफ के अंदर आप देखोगे तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है यानी आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वो होता है डीएनए। ठीक है, लेकिन जो आरएनए जो है वो कुछ वायरसों के अंदर जो होता है उनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल में कौन सा जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा, ठीक है, तो इसको बताने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और इससे बताया कि वास्तव में जो डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको अपन देखते हैं। तो देखो, न्यूक्लिक अम्ल, एसिड बोलेंगे। न्यूक्लिक अम्ल सब प्रथम जो शब्द देने वाले जो थे, ठीक है, इनको किसने दिया था, फेडरिक मिश्र द्वारा इसको खोजा गया था। कहां पे, मवाद में, मवाद की कोशिकाओं में खोजा गया था। मवाद पस जो होती है, ठीक है, पस जो होती है ना, उसके अंदर, उस कोशिका के अंदर इसको न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई थी। ठीक है, और इसको उस समय क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, तो फ्रेंडिस मिश्र ने मवाद की कोशिकाओं से इसको पृथक किया था और इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन। फिर आया था अल्टमान। अल्टमान ने 1899 में इसकी अम्लीय प्रकृति बताई कि इसमें फॉस्फोरिक ग्रुप होने के कारण इसकी जो प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया कि भाई इसका नाम क्या रहेगा, न्यूक्लिक अम्ल रहेगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोला जाता है डीएनए। डीएनए का देखो नाम जो है वो डीऑक्सी, डी का मतलब होता है कम होना, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, यानी इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है। कहां पे होती है, राइबो शुगर पे। राइबो का मतलब होता है शुगर, पेंटो शुगर होती है राइबो। ठीक है, और राइबो शुगर पे जो होता है वहां पे आप देखोगे कि नंबर 2 पे जो होते हैं कार्बन, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, एक कम होती है। इसलिए इसका नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबो। राइबो शुगर पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए पे नहीं होती है, इसलिए आरएनए को क्या बोला, सीधा राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए पे जो होती है वो कैसा होगा, वो सीधा बोलेंगे अपन राइबो न्यूक्लिक एसिड। जितने भी डीएनए कहां मिलेगा, डीएनए जो मिलेगा वो अपने को मिलेगा सबसे पहले जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सेल के अंदर होता है। यूकैरियोटिक में अगर और देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, और किस में मिलता है, प्लास्टिड में मिलता है। इनके अंदर भी क्या होता है, डीएनए मिलता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो न्यूक्लिक मिलता है। ठीक है, यानी डीएनए अपने को मिलेगा। अच्छा, आरएनए भी सब में पाया जाता है, लेकिन आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल अगर कहे कि आरएनए किस में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये होता है कुछ वायरसों में। ठीक है, वायरस में, वायरस के अंदर जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, मोस्ट ऑफ में, देखो ज्यादातर नहीं, मोस्ट ऑफ में क्या होगा, आरएनए होता है, लेकिन कई जगह आपको डीएनए भी होता है। ठीक है, तो जैसे अपन बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस में आरएनए था, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और तो अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है केवल कुछ वायरस में आरएनए होता है। ठीक है, और बाकी सब में क्या होता है, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी अपने जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल का मतलब है आनुवंशिक जो पदार्थ जो है वो, यानी उसके अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं।
अब कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि भाई वास्तव में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है। ठीक है, तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में विभिन्न आणविक जीव वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान रखना, या हेरिटेरी क्या है, मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, इसके पक्ष में निम्न प्रमाण दिए। सबसे पहला जो था वो जीवाणुओं का रूपांतरण, जो किसने दिया था, ग्रिफ्ट ने दिया था। किसने दिया था, ग्रिफ्ट ने। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रिफ्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो उन्होंने कब किया इसको, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने। ठीक है, एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था डिप्लोकोकस निमोनी। क्या नाम था, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। इनके दो वेरिएंट थे। ठीक है, जीवाणु पे प्रयोग किया। ये जीवाणु स्तनधारियों में निमोनिया रोग जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, इन्होंने जीवाणुओं के दो विभेद निकाले, दो स्ट्रेन निकाले। पहला स्ट्रेन जो था वो था उग्र वाला, जिसको बोला जाता है वायरुंट एस, जिसको लिखा जाता है एस सर। ठीक है, ये विभेद में क्या होता था, इस विभेद में जीवाणु की भित्ति जो होती है वो चिकनी होती थी, लेकिन बाहर एक पॉलीसेकेराइड का खोल होता था, जिसके ऊपर अगर एंटीबायोटिक डाले या जो है वो एंटीबॉडीज अगर बनती है तो वो उसके ऊपर काम नहीं करती थी। अब सीधी सी बात है, इसको सामान्य तौर पे अगर समझते हैं तो सपोज मान लो ये बैक्टीरिया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब ये बैक्टीरिया क्या होता है, चिकनी सतह होती है, लेकिन ये पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। कैसी बनी हुई होती है, पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। इस पे जो होती है वो एंटीबॉडीज काम नहीं करती, एंटीबॉडीज काम नहीं करती, कार्य नहीं करती। अब इस पे कार्य नहीं करती तो ये जो होगा वो अपना रूप दिखाएगा, क्योंकि ये नहीं मर रहा है, और नहीं मर रहा है तो अपना रूप दिखाएगा। तो सीधी सी बात है, वो क्या होगा, वो निमोनिया रोग करने में सक्षम होगा। ठीक है, तो अतः जीवाणु निमोनिया रोग करने में कैसा होता है, सक्षम होता है। ठीक है, किसके कारण, कैप्सूल इसके खोल के कारण। किससे बनता है वो खोल, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है किससे, पॉलीसेकेराइड के खोल से। ठीक है, अब उस पर कोई भी एंटीबायोटिक उस पर कोई भी कार्य नहीं करेगी। ठीक है, या एंटीबॉडी जो वो शरीर में बनती है उसके अगेंस्ट में, वो इस पे कार्य नहीं करेगी, और ये अपने आप की संख्या में बढ़ाएगा, और संख्या में बढ़ाएगा तो निमोनिया रोग होगा, या इसके लक्षण अपने में प्रकट होंगे। दूसरा जो होता है जिसको अनुग्रह विभेद बोला जाता है। ठीक है, और ये अनुग्रह विभेद जो होता है वो कौन सा होता है, आर सेकेंड है। इस विभेद के जीवाणुओं की सतह जो होती है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है। कैसी होती है, खुरदरी होती है। ठीक है, कैसी होगी, अपने को खुरदरी सतह होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये जो होती है इसमें पॉलीसेकेराइड का खोल नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें खोल नहीं है तो इस पे क्या होगी, एंटीबॉडी काम कर सकेगी, कार्य करेगी। ठीक है, प्रतिरक्षी। और प्रतिरक्षी जब इस पे कार्य करेगी तो इसको क्या कर देगी, मार देगी, किल हो जाएगा, ये मर जाएगा। और ये मरते ही सीधी सी बात है, जब यही मर गया तो ये अपना प्रभाव कैसे दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। इस कारण जीवाणुओं के आकार में अनियमित हो जाती है। इसमें जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनमें क्षमता जो है वो नहीं है। अच्छा, तो फिर ग्रिफ्ट ने क्या किया, ग्रिफ्ट ने कुछ चूहे पे इस पे प्रयोग किया। देखो, सबसे पहले क्या किया कि जो आर जो थी, ठीक है, आर को यहाँ पे आर सेल कैसा है, वेरिएंट है कि नॉन है। ठीक है, उग्र नहीं है। ठीक है, ये उग्र नहीं है। ये यहाँ पे इनको कल्चर करवाया, पहले तो इनकी संख्या बढ़ाई, संख्या बढ़ाने के बाद में इसको भरा इंजेक्शन में, और इंजेक्शन चूहे में डाल दिया। तो चूहा क्या रहा, जिंदा रहा, क्योंकि चूहे के अंदर जो प्रतिरक्षी बनी होगी उसने उस बैक्टीरिया को खत्म कर दिया, क्योंकि इस पे पॉलीसेकेराइड की क्या था, खोल नहीं था, और चूहा क्या रहा, जिंदा रहा। तो पहली चीज में क्या रहा, चूहा जिंदा रहा। ठीक है, दूसरा अपन ने किया कि भाई एग जो था वो लिया, इसको कल्चर करवाया, और कल्चर करवाने के बाद में जब इसमें एस सेल से इसको डाला गया, ठीक है, तो यहाँ पे चूहा क्या हो गया, ये मर गया, डेथ होगी इसकी, डेड हो गया, मृत हो गया। क्या हुआ, इसमें चूहा मर गया।
तीसरे वाले में क्या किया, 9 सेल फॉर्म द हेल्थी माउस। अच्छा, यहां पे सबसे पहले जो एस वाला ही लिया, कौन सी सेल ली, एस वाली, इनको पहले गर्म किया, क्या किया, इसको हीट किया, ठीक है, कम से कम 60 डिग्री तक इसको हीट किया और इसको गर्म करके क्या कर दिया, इस बैक्टीरिया को मार दिया गया, ठीक है। तो गर्म किया और गर्म करने के बाद में फिर इसको क्या किया, सीधा किसमें डाला, इसके अंदर डाला, ठीक है। और अंदर डालने पे क्या हुआ, यहाँ पे जो था वो माउस जो था बिल्कुल लाइव रहा, जिंदा रहा, ठीक है। अब तीसरा लास्ट जो है, चौथा जो है, उसके अंदर क्या किया कि जो हीट वाला जो था वो बैक्टीरिया लिया एक तो, ठीक है, और दूसरा जो था वो कौन सा लिया, आर वाला लिया, तो ये आर वाला है और ये एस वाला है। अब इन दोनों को आपस में कॉम्बाइन किया, लिविंग द आर सेल ईट किल द एस सेल, दोनों को प्लस किया और प्लस करने के बाद में कल्चर करवाया और कल्चर करवाने के बाद में जब चूहे के अंदर इंजेक्शन लगाया तो चूहा क्या हो गया, मर गया। यहां से ही क्या होती है कि भाई ये क्या हुआ, मरता तो एस के कारण है, एस जो है वो यहाँ पे डेड है, एस कैसा है, यहाँ पे जो है वो डेड है। तो यहाँ पे देखा गया कि एस वाला जो डीएनए जो था वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, आर वाले में, ठीक है। तो एस वाला जो है वो था डीएनए जो ट्रांसफॉर्मर हो गया वो किस में हो गया, आर सेकेंड वाले में हो गया, और आर सेकेंड जो था वो कैसा होगा, वायरुलेंट हो गया, कैसा हो गया, वायरुलेंट, उग्र हो गया, ठीक है, ये कैसा हो गया, उग्र हो गया, और इसके कारण क्या होगी, चूहे की मौत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो डीएनए ट्रांसफर होगा। अच्छा, ये बात जो है वो ग्रिप्त ने बता नहीं, ये बात उसने ग्रिप्त ने नहीं बताई थी। तो ग्रिप्त ने ये नहीं जानते थे कि कौन सा कारक उग्र, ठीक है, कौन सा कारक जो था वो उग्र जो है, उग्र विभेद में परिवर्तन करता है, अतः जीवाणुओं में एक विभेद से दूसरे विभेद में रूपांतरण ग्रिप्त का प्रभाव या जीवाणु रूपांतरण बैक्टीरिया ट्रांसफर, उसने क्या किया, रूपांतरण हुआ कि भाई एस वाला जो था, ठीक है, जो आर वाले के जो था, आर वाला जो था वो किसमें रूपांतरण हो गया, एस वाले में रूपांतरण हो गया, इसका रूपांतरण किसमें हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो किसमें हुआ, वो हो गया इसके अंदर, किसके अंदर, एस वाले के अंदर। तो यह ट्रांसफॉर्म हो गया, ये किसके अंदर, एस वाले के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुआ, एस वाले के अंदर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो थोड़ी सी बातें अपने को इस प्रयोग से पता लगी जो फेनरिस ग्रिप्त ने बताई। नेक्स्ट जो था वो था एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, इन तीनों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और ग्रिप्त वाली बातें जो थी वो या उन्होंने प्रूफ की। क्या प्रूफ की, देखो, उन्होंने जो हीट किल वाला जो जो बैक्टीरिया है, एस वाला स्टेन को लिया, हीट किल एस स्टेन लिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसमें सबसे पहले प्रोटीन डाला, प्रोटीनेज, प्रोटीनेज का मतलब होता है प्रोटीनेज, ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, यानी इसमें प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है। फिर इसको कल्चर करवाया, एस स्टेन विद द नो प्रोटीन मिक्स विद द लाइव स्टेन एस, आर के साथ में इसको डाल दिया, भाई यहाँ पे इसको पहले किल किया, किल करने के बाद में इसमें प्रोटीनेज डाल दिया, प्रोटीनेज डालने से इसमें प्रोटीन खत्म हो गया। फिर इसको किसके अंदर डाला, किसके साथ में मिलाया, आर स्टेन के साथ में मिक्स किया, किसके साथ में, आर स्टेन के साथ में मिक्स किया, ठीक है। अच्छा, या मिक्स करने पे क्या हुआ, अब इसमें प्रोटीन नहीं है, अब ये रूपांतरण भी होगा, तो आप देखोगे कि आर स्टेन गेट द ट्रांसफॉर्म इनटू द डेडली एस स्टेन, यानी यहाँ पे प्रोटीन नहीं होने की वजह से भी वो क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, और चूहा इसमें क्या होगा, मरेगा। अगर ये वाला भी देंगे तो क्या होगा, मरेगा। तो प्रोटीन इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग द फैक्टर, इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आर स्टेन गेट द ट्रांसफॉर इनटू द डेड स्टेन
ठीक है, एस में ट्रांसफर हो गया, हो गया मतलब होना नहीं चाहिए था, हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं गया है, कौन गया है, डीएनए गया है। दूसरे वाले में क्या निकाला, दूसरे वाले में पहले एंजाइम डाला आरएनए, जो किसको डाइजेस्ट करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, किसको डाइजेस्ट करेगा, वो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। यहां से फिर क्या किया, इसको वही आर स्टेन के साथ में मिलाया। अब आर स्टेन साथ में मिलाने से भी क्या हुआ, आर स्टेन गेट द ट्रांसपोर्ट इनटू द डेड स्टेन, यहाँ पे भी वो डेड वाला स्टेन बन गया, एस वाला बन गया। यानी अभी इसका मतलब वो जिम्मेदार नहीं है, आरएनए तो इसमें है ही नहीं, तो आरएनए तो जिम्मेदार है ही नहीं, ठीक है, इसमें प्रोटीन जिम्मेदार नहीं है। अब आरएनए प्लस क्या है, इसमें प्रोटीन भी जिम्मेदार नहीं है, तो दोनों क्या है, इसमें जिम्मेदार नहीं है ट्रांसफॉर्मिंग में, ठीक है। अब तीसरी बार में क्या किया कि डीएनए डाला, जो किसको डाइजेस्ट करता है, जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, वो डीएनए को, जो कैसा था, एड टू इनएक्टिव डीएनए, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, डीएनए इनएक्टिव हो गया, अब अपने को वही किसमें डाला, इसको कल्चर करवाने, नो डीएनए मिक्स विद द लाइव आर स्टेन, अब बिना डीएनए वाले एस स्टेन वाले को किसमें डाला, आर स्टेन वाले में डाला। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आर स्टेन डज नॉट गेट द ट्रांसफॉर्म, आर स्टेन जो होगा वो एस स्टेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्म के लिए जिम्मेदार या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, डीएनए होता है। इससे यह पता लगता है कि डीएनए ही जो है वो क्या होता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक का मटेरियल है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, वो स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अपन तो ये आपको तीनों देखो, प्रोटीन जिम्मेदार नहीं है, आरएनए भी जिम्मेदार, इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या डाला, प्रोटीनेज डालते हैं, आरएनएज को आरएनएज डालते हैं, ठीक है, और डीएनए के लिए डीएनएज डालते हैं। नेक्स्ट है वो है हर्स एंड चेज, ठीक है, ये मैकार्टी वाला नहीं है, हर्स एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक प्रयोग करके बताया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो देखो, पहले सबसे पहले एक बैक्टीरियोफेज दिया, बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है, क्या है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, ठीक है। अब इस वायरस के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ डाले, रेडियो एक्टिव प्रोटीन को जो कर रहा है, प्रोटीन के लिए जो रेडियो एक्टिव जो था वो कौन सा था, S35 वाला, सल्फर 35 डाला, ठीक है। और दूसरे वाले में डीएनए को जो रेडियो एक्टिव करता है उसके लिए डाला उन्होंने फास्फोरस 32 डाला, ठीक है, क्या डाला, इसको फास्फोरस 32 डाला। अब यहां पे ये सेल है, ये सेल, ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, ये यहाँ पे बैक्टीरिया है। अब क्या हुआ, जब ये इसके अंदर ये कोड जो किया हुआ है ये प्रोटीन से बनता है, किससे बनता है, प्रोटीन से, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कैप्सूल,
क्या बोलते हैं इसको, कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल जो है वो 35 वाला है, इसमें डीएनए को नहीं डाला। तो यहाँ पे जैसे ही ये जो है वो अंदर आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका डीएनए जो था वो अंदर चला गया, इस वायरस का, बैक्टीरियोफेज का। और यहाँ जाके उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पे क्या होगा, इसका ब्लेंडिंग होगी, मतलब ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, और रेप्लिकेट करने के बाद में यहाँ पे लास्ट में जब देखा जाएगा, जो सेंट्रीफ्यूज करके जब बाहर निकाला जाएगा, तो यहाँ पे आपको नए वालों के अंदर 30 जो S35 है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो नीचे एक लाइन लिखी है, नो रेडियोएक्टिव S35 डिटेक्ट इन द सेल। 35 आपको डिटेक्ट नहीं होता है। रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्ट इन द सुप्रेनेंट, कहां पे हो रहा है, केवल सुप्रीनेंट, ऊपर वाले खोल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, यानी केवल यहां ही डिटेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए जा रहा है वो ही जाता है, उसका कैप्सूल जो रहता है वो बाहर ही रह जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके अंदर केवल और केवल क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए मटेरियल को डालता है। अब दूसरे वाली कंडीशन में क्या किया कि भाई रेडियो एक्टिव को अपन ने डीएनए को क्या कर दिया, स्टैंड किया, किससे, एस जो है P32 से किया। किससे किया, फास्फोरस से किया। अब यहाँ पे वही इंफेक्शन होने लगा, इंफेक्शन से संख्या बढ़ने लगी, इंफेक्शन से ये अपना डीएनए इसने अंदर डाला और यहाँ पे इसकी ब्लेंडिंग हुई। क्या हुई, ब्लेंडिंग, यानी ये अपने आप को करने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा गया, जो बैक्टीरिया बने हैं उनके अंदर जो था वो P32 प्राप्त हुआ, P32 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, उस बैक्टीरिया के अंदर उस वायरस का डीएनए आया। ठीक है, और बहुत सारे जब बैक्टीरिया जब ये क्या बनेंगे, जब अपना इनका सेंट्रीफ्यूज से अलग करके जब देखा जाएगा, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जब बनेंगे तो उनमें देखा जाएगा कि ये जो P32 है वहां पे प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए जो होता है वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो ये बात जो है वो हार्ट्स एंड चेज ने कंफर्म कर दिया कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, दूसरे जो होते हैं आरएनए वगैरह वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होते, कुछ एक में छोड़ के। ठीक है, तो कुछ एक में छोड़ के जो है वो केवल और केवल डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। डीएनए कैसा होता है, जो स्टेबल है। ठीक है, यानी उसमें चेंजेस कम आते हैं। आरएनए जो होता है वो चेंजेस ज्यादा लाता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कोरोना वायरस के कई सारे वेरिएंट आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, क्योंकि आरएनए था जेनेटिक मटेरियल उसका, और आरएनए अनस्टेबल होता है, अलग अलग तरह के क्या कर बना सकता है, वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये चलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो अपन इसके आगे वाली जो है वो अपन पढ़ेंगे इसको, कि जो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके अपन इसको देखेंगे। ये हार्सी चेज के द्वारा किया गया क्या है, एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, हार्सी चेज के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट है। बैक्टीरियोफेज वायरस लिया, उन्होंने बैक्टीरिया को संक्रमित करवाया, और संक्रमित करवाने पे पता लगा कि जो बैक्टीरिया का जो खोल, जिसको अपन ने सल्फर 35 से जो स्टैंड किया था, वो जो होता है वो आगे जो बैक्टीरिया के अंदर डिटेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जा रहा है। ठीक है, और डीएनए जो स्टैंड हुआ था, जिसको अपन ने फास्फोरस 32 से करवाया, और वो जो है आगे जाके जब बैक्टीरिया संक्रमित हुए, जब उनकी संख्या बढ़ती गई, ठीक है, तो उनके अंदर जो था वो P32 अपने को प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि P32 क्या हुआ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। वो कौन होता है, डीएनए होता है। देखो, हार्ट्स एंड चेज ने अंकित जीवाणु भोजी कणों को अलग करके जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करवाया। उन्होंने पाया कि केवल रेडियो एक्टिव P32 ही जीवाणुविक कोशिकाओं के साथ में संबंध था, किंतु रेडियो एक्टिव S35 जो था वो नहीं था, क्योंकि S35 बाहर ही रहता। इन प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जीवाणुवीय कोशिकाओं में केवल डीएनए ही प्रवेश करता है, ना कि प्रोटीन। इंपोर्टेंट।
प्रोटीन आवरण परपोषी के बाहर ही रह जाता है। प्रोटीन का रह गया था, बाहर ही रह गया, केवल और केवल क्या जाता है, अंदर डीएनए जाता है। ठीक है, डीएनए ही प्रवेश करने के बाद में अपने समान नए जीवाणु भोजी कणों का क्या करता है, संश्लेषण करता है। तो वो अपने जैसे ही बनाएगा, तो P32 वाले बनाएगा। हर्शेंचेज ने इस प्रयोग द्वारा और अधिक स्पष्ट प्रमाणित किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। फिर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में अधिकांश पादप वायरस, कुछ जंतु वायरस और बैक्टीरियोफेज में डीएनए नहीं पाया जाता, वहां पे कौन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। कुछ एक में, ठीक है, अनेक में। अभी तो अपन ने डीएनए लिया था, ठीक है, लेकिन कुछ एक में किस डीएनए ना होके क्या होता है, आरएनए होता है। तो वहां पे क्या होता है, आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। टीएमवी, तंबाकू मोज़ेक वायरस, टीएमवी, ठीक है, तंबाकू मोज़ेक वायरस में 6500 न्यूक्लियोटाइडों से बना हुआ एक रज्जुक आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, जो एक केंद्रीय कोड, सेंटर कोड के रूप में होता है। यह प्रोटीन के खोल से ढका हुआ रहता है। यह वायरस आरएनए का भाग ही संक्रमण होता है। यहाँ पे क्या होता है, आरएनए ही क्या होता है, संक्रमण होता है। ठीक है, संक्रमण द्वारा आरएनए तंबाकू कोशिकाओं में प्रवेश करके गुणन करता है और टीएमवी कण बनाता है। ठीक है, एस फ्रैंकल कॉनाट ने यह सिद्ध किया कि आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, किसने बताया, अच्छा कैसे बताया, इन्होंने क्या किया कि जो वायरस जो था टीएमवी, उसमें जल प्लस फिनॉल लिया और उसको थोड़ा सा रगड़ कर प्रोटीन एवं आरएनए को अलग किया, आरएनए को अलग किया। ठीक है, अब टीएमवी वायरस को जल और फिनॉल के साथ में रगड़ के, ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, इससे प्रोटीन और आरएनए दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब इसको जो तंबाकू की पत्तियां है उसके ऊपर इसको रगड़ा, ठीक है, और रगड़ने पे क्या हुआ कि जहां जहां आरएनए आया वहां पोर्शन क्या हुआ, संक्रमित हुआ, और जहां प्रोटीन था वहां संक्रमित नहीं हुआ। तो इससे पता लगा कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये किसने बताया था, एस फ्रैंकल कॉनाट ने यह सिद्ध किया कि आरएनए भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। अब है डीएनए। डीएनए क्या है, ठीक है, डीएनए जिसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या बोला जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आनुवंशिक इकाई है। ठीक है, डीएनए का रासायनिक संगठन देखें तो 3 चीजों से ये मिलकर बनता है। कितनी चीजों से मिलकर बनता है, पहली है डीऑक्सीराइबो शर्करा, ठीक है, जो कैसी होती है, पेंटो शुगर होती है, कैसी होती है, पेंटो शर्करा है, जिसको राइबोलोज शर्करा या राइबोज शर्करा भी कहा जाता है, राइबोज शर्करा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होती है वो पेंटो शुगर जो है वो किस इस तरह से है, ठीक है, वो तो या आप देखोगे तो OH है, H है, ठीक है, OH है, H है, OH है और H है, ठीक है, और यहाँ पे H। अब 1 2
3, 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर OH है तो ये बनता है RNA के अंदर, और यहाँ पे अगर केवल H है तो ये होता है DNA के अंदर। तो DNA पे नंबर 2 कार्बन पे पेंटो शुगर पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, इस कारण इसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस। राइबोस शुगर पे क्या होता है, जो है वो ऑक्सीजन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होगी। OH होता है तो वो होता है RNA के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे बोला जाता है इसको डीऑक्सी, ठीक है। तो डीऑक्सी होती है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जो होता है वो फॉस्फेट है, ठीक है, H3PO4 फॉस्फेट। इसके कारण DNA की प्रकृति अम्लीय होती है, की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। दूसरी बात, ये 2 शर्कराओं से युक्त होता है, शर्कराओं से युक्त होता है। एक से होता है ये 5 नंबर कार्बन से, 5 नंबर कार्बन, एवं दूसरे से 3 नंबर कार्बन से युक्त होता है। 1 से 5 नंबर वाले कार्बन से, और दूसरे से होता है वो कैसे होता है, 3 नंबर कार्बन से युक्त होता है। एक तो यहां से होगा, एक यहां से होगा। ये जो है वो युक्त होता है कौन, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस जो होता है वो फास्फोरिक एसिड के कारण DNA की प्रकृति कैसी, अम्लीय है, ठीक है, और 2 शर्करा युक्त करता है ये, ठीक है। और ये क्या होता है, ये 5 नंबर और 3 नंबर कार्बन से जुड़ता है। तीसरा जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, जो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पिरामिडिन, जिसको बोला जाता है पिरामिडिन, ठीक है, और दूसरा जो होता है जिसका नाम है प्यूरिन। दूसरा नाम क्या है इसका, प्यूरिन है, ठीक है। प्यूरिन जो होता है वो 2 श्रृंखला वाला होता है। कितने श्रृंखला वाला होता है, 2 बले वाला युक्त है, तो ये 2 बले वाला युक्त है, ठीक है। और पिरामिडिन जो होता है वो कितना होता है, एक सिंगल वाला जो होता है वो युक्त होता है, सिंगल बले इसमें होती है। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है वो देखते हैं कि पिरामिडिन के अंदर कौन कौन आता है। तो पिरामिडिन में, ठीक है, पिरामिडिन में देखो सीधी सी बात है, याद रखने का जो दूसरा जो तरीका है वो आपको बता रहा हूं कि भाई प्यूरिन जो है वो पिरामिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आते हैं, तो उनको याद कैसे रखा जाए। तो देखो पिरामिडिन की स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो बड़ी है तो सीधी सी बात है इसके अंदर जो आएंगे वो कौन आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। और प्यूरिन के अंदर आते हैं वो कौन आते हैं, प्यूरिन के अंदर आते हैं 2, जिसको बोलते हैं एजी, और दूसरा याद रखना है CUT कट, ठीक है, एजी कट, ठीक है। ए का मतलब होता है एडिनोसिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन, ठीक है, और यू का मतलब यूरेसिन, और टी का मतलब होता है थाइमिन, ठीक है। तो ये जो है, अब देखो जो यू जो होता है, यू और टी के अंदर, दोनों के अंदर फर्क है। यू तो मिलेगा अपने को RNA में, किसमें मिलेगा, RNA में, और टी जो मिलता है वो किसमें मिलता है, वो मिलता है DNA में, ठीक है। ये मेन फर्क होता है किसके अंदर, RNA और DNA। पहला फर्क तो आपको बता दिया यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो होता है RNA के अंदर OH होता है, और DNA के अंदर केवल और केवल H ही होता है, ठीक है। दूसरा जो है नाइट्रोजनस बेस में जहाँ T आता है DNA के अंदर, वह T की जगह कौन आता है, U आता है, जिसको बोला जाता है यूरेसिल। क्या बोला जाता है, तो साइटोसिन, यूरेसिल जो RNA के अंदर फाउंड होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है थाइमिन, जो DNA के अंदर फाउंड होता है। फिर एडिनिन दोनों के अंदर मिलता है, ग्वानिन भी दोनों के अंदर मिलता है। तो कॉर्सेल ने DNA में प्यूरिन्स, जिसमें एडिनिन और ग्वानिन एजी आते हैं, ठीक है, और 2 पिरिमिडिन जिसमें साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। यूरेसिल किसमें आता है, वो आएगा अपने RNA में। ये उपस्थिति बताई, और इसके लिए उन्होंने 1910 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो प्यूरिन और पिरामिडिन, ये 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो अपने को मिलते हैं। अब देखेंगे तो DNA जो स्ट्रक्चर जो होता है वो देखो यहाँ पे P, ठीक है, फिर पेंटो शुगर अपन देखें,
4 श्रृंखला मेन है, ये 5, ये 3, ये 5, ये 3, ये 5 और ये 3, ये 5 और ये 3, ठीक है। फास्फोरस ये 5 नंबर से जुड़ा, ये फास्फोरस 3 नंबर से जुड़ा, दूसरे के 5 नंबर से जुड़ा, ये फास्फोरस 3 नंबर से जुड़ा तो इसके 5 नंबर से जुड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे फास्फोरस ये 3 नंबर से जुड़ा तो ये दूसरे वाले के 5 नंबर से जुड़ेगा। इसी तरह से आगे फास्फोरस ये 3 नंबर से जुड़ा तो आगे ये 5 नंबर से जुड़ा। तो एक जो श्रृंखला जो होगी वो, अब ये तीन हो जाए जिसमें क्या है, फास्फोरस, सुगर और यहाँ पे होता है नाइट्रोजिनस बेस, ए टी, ठीक है, सी और यहाँ पे मान लेते हैं जी, ठीक है। तो सेम ए के सामने ए हमेशा जो बाउंड करेगा वो किसके साथ में करेगा, टी के साथ में, टी हमेशा जो बाउंड करेगा वो किसके साथ में करेगा, ए के साथ में, जी हमेशा करे, सी हमेशा करेगा जी के साथ में और जी हमेशा करेगा सी के साथ में, वही वापस पेंटो शुगर, ठीक है। टी ए ये 5 नंबर, ये 3 नंबर, ये फास्फोरस, ठीक है, 5 नंबर 3 नंबर, ये वही 5 नंबर और ये इसका जो है वो 3 नंबर, ठीक है, और ये उसका 5 नंबर, 3 नंबर 5 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फास्फोरस 3 5 से किया, ये फास्फोरस 3 और 5 से किया, ये वाला 5 से किया तो आगे 3 से करेगा, ठीक है। अब ये वाला, अब यहाँ पे जो 3 है ये जो है इनको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है, ठीक है। और ये दो न्यूक्लियोटाइड यानी प्रोटीन जो है, सॉरी डीएनए जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, श्रृंखलाओं से बना हुआ होता है, जो एक दूसरे के कैसे होती है, पूरक होती है, कैसी होती है, पूरक होती है, ठीक है। अब ए जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, टी जो है सी ये भी डबल बॉन्ड से, लेकिन ये जो है सी और जी ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इनके मध्य जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे बनाऊं कि भाई पी सुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, ये बन और नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, ये नाइट्रोजिनस बेस, ये जो बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इस वाले बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इन नाइट्रोजिनस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। सुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। और फॉस्फोर और डाइएस्टरिक बॉन्ड के बीच में कौन सा है, सॉरी ये फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के बीच में जो है बॉन्ड कौन सा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होता है। ए हमेशा टी के साथ में जुड़ता है, ठीक है, ये फिक्स है। सी हमेशा जी के साथ में जुड़ता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से, और ये जुड़ते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। और ये क्या है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, दो श्रृंखला होती है जो आपस में जुड़ती है और जिससे बनता है क्या, डीएनए। डीएनए में एक श्रृंखला जो होती है वो 5 से है, तो एक एंड इसका 3 में होगा, दूसरी श्रृंखला जो है वो 3 से होगी तो उसका एंड 5 से होता है। एक दूसरे की कैसी होती है, विपरीत होती है, ठीक है, एक दूसरे की कैसी होती है, पूरक पूरक होती है, ठीक है, और एक दूसरे की कैसे विपरीत दिशा में चलती है।
डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना अपन ने देखी कि सबसे पहले डीएनए जो शब्द जो दिया वो किसने दिया, जैक्रिस ने द्वारा दिया गया था, जो सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर ये क्या होता है, पाया जाता है, कुछ वायरस को छोड़ के, कुछ वायरस को छोड़ के। बैक्टीरियोफेज तथा वायरस में डीएनए का एक अणु होता है जो कुंडलित और प्रोटीन आवरण से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। बैक्टीरियाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एवं अन्य प्रोकैरियोटिक डीएनए वर्तीय सर्कुलर डीएनए होता है। कोशिका द्रव में नग्न अवस्था में पाया जाता है। देखो प्लास्टिड के पार्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या होता है, जो द्विकुंडलित क्या होता है, वो आपको डीएनए मिलता है। किंतु यूकैरियोटिक में केंद्रक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में किसमें पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। सामान्यतः डीएनए द्विसूत्री डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, आप देखोगे तो ये आपको दो स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के कैसे होते हैं, ये समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को कट नहीं करते, लेकिन इसमें कट किया क्योंकि दिखाने के लिए। ये एक सर्कुलर राउंड है जो चलता ही रहेगा। ठीक है, जो एक दूसरे को, जैसे सीढ़ियां जो होती है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल, जो उनके जो रेलिंग होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, इसी तरह से ये पैरेलल चलते हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, परंतु बैक्टीरियोफेज C174 में ये एक सिंगल स्टैंड होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंड को एसएस डीएनए बोलते हैं। ठीक है, और डबल स्टैंड वाले को क्या बोला जाता है, डीएस डीएनए बोला जाता है। अब देखो ये वही 5 एंड है इसका, तो दूसरे वाले का क्या होगा, 3 एंड होगा। ये फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये पेंटो शुगर है। ये आपका कौन सा आ गया नाइट्रोजिनस बेस आ गया। ये हमेशा किसके साथ में जुड़ता है, टी के साथ में जुड़ता है। ठीक है, ये वापस फॉस्फोरिक एसिड, ये कितने नंबर से जुड़ा, ये 3 नंबर से, तो ये 5 नंबर से जुड़ा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वापस क्या हो गया, ये सी और ये जी। तो इस तरह से ये जो है, या दोनों, इसके अंदर दो चीजें होती है, वो होती है एक तो फॉस्फोरिक एसिड प्लस क्या होता है, शुगर होती है, और ये कहलाती है बैकबोन। क्या बुलाते हैं इसको, बैकबोन कहा जाता है डीएनए का। ठीक है, बैकबोन कहा जाता है किसको, डीएनए का। तो फॉस्फोरिक एसिड और ये जो है वो क्या है, बैकबोन होती है डीएनए की। ये डीएनए, ठीक है, यहां से आप देखोगे तो एक पूरे हेलिक्स की लंबाई जो होती है वो 34, ठीक है, क्या होती है, एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है, 3.4। और एक पूरे वक्र में आपको 10 नाइट्रोजिनस बेस मिलते हैं। कितने होते हैं, 10 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। बेस पेयर कितने होते हैं, 10 होते हैं। एक तो यहां से आधा और ये आधा। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया तो ये कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां से यहां लेते ये वाला, तो देखो आधा, ये जो होगा वो कहां से होगा, ये आधा हो गया। ठीक है, और यह वापस ये वाला, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो पूरा सर्कल एक राउंड करेगा। ठीक है, यहां से ये आधा और ये आधा, ये पूरा हो गया एक सर्कल, एक हेलिक्स हो गया। कितना हो गया, एक हेलिक्स। तो जिसकी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन लंबाई होती है। जेडी बॉस्टन एंड फ्रांसिस क्रिक, देखो याद रखना, ये दो साइंटिस्ट जो है जिन्होंने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, और डीएनए की खोज का श्रेय जो है वो इसको जाता है, वॉटसन एंड क्रिक को जाता है, जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल को बताया। ठीक है, और 1953 में इन्होंने द्विकुंडलित डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तावित किया। इसके लिए सन 1962 में वॉटसन क्रिक को नोबेल प्राइज भी सम्मानित किया। पहला, डीएनए का निर्माण पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपको बताया, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। जब ये तीनों आपस में जुड़ते हैं तब इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। और कितने, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, एक ये चेन है और दूसरी वो वाली चेन है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाती है। एक मिनट।
थोड़ा कोई, हाँ सॉरी, चलो। डीएनए का निर्माण जो था वो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला द्वारा होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, ठीक है। तो एक तरफ जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला और दूसरी तरफ भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दोनों जो है वो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई रहती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको क्या बताया था मैंने, दो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच में। प्रत्येक डीएनए अणु में ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला पाई जाती है जो एक दूसरे के पूरक होती है। ए में एक है, ए है तो सामने वाले में टी होगा, इधर टी है तो सामने वाले में ए होगा, ठीक है। यानी एक दूसरे के कैसी होती है, पूरक होती है। एक का एंड 5 से 3 एंड है तो दूसरे वाली का 3 से 5 एंड होगा। ये श्रृंखला समानांतर पैरेलल होती है एक दूसरे के। ये कैसे चलती है, एक दूसरे के पैरेलल चलती है, किंतु इसमें विपरीत ध्रुवणता पाई जाती है। अतः श्रृंखला जे एक सिरा 3 का सिरा है तो दूसरी वाली का कौन सा होगा, 5 का होगा, ठीक है। तो एक जो है इसको अगर देखें तो एक सिरा जो है 3 एंड से 5 एंड है तो सामने वाला जो होगा वो हमेशा 5 वाले के सामने 3 वाला होगा, 3 वाले के सामने 5 वाला होगा। इस तरह से ये होगा। डीएनए अणु को बनाने वाली दोनों पूरक श्रृंखला एक ही अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्त, राइट, क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है, दक्षिणावर्त होती है। कुंडल कौन सा होता है इसमें, दक्षिणा, राइट हैंड फैशन होता है, ठीक है। कुंडल होता है जिसमें प्रत्येक का कुंडल लगभग जो है एक हेलिक्स की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर स्थित होते हैं। द्विकुंडल डबल हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट बाहर की तरफ पाए जाते हैं तथा सारक अंदर की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा कि फॉस्फेट जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, और जो न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ये कहां पे होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। और फॉस्फोरिक एसिड और सुगर ये बाहर की तरफ होते हैं, जो डीएनए को क्या देते हैं, बैकबोन देते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कुंडल हेलिक्स के अक्ष पे 90 डिग्री पे व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, हेलिक्स पे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो बीच में बिल्कुल हेलिक्स में कैसे होते हैं, 90 डिग्री के पे व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे बीच में ये हेलिक्स में होता है। मैंने बताया था ये कट नहीं होती है। दोनों श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से द्वारा जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। अभी बताया ये जो बीच में जो आपको बॉन्ड मिल रहा है ये कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। फॉस्फोरस और सुगर के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। सुगर और जो है नाइट्रोजिनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और नाइट्रोजिनस बेस, तो यहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे ये नाइट्रोजिनस है तो यहाँ पे ये नाइट्रोजिनस बेस जो है वो आपस में बॉन्ड करेंगे तो किसमें जुड़ेंगे, ये यहाँ पे जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बंध सारक युग्मों के मध्य में पाया जाता है, यानी नाइट्रोजिनस बेस के मध्य में पाया जाता है। तो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, दो आपस में एक दूसरे की पूरक होती है। दोनों कैसी होती है, समानांतर होती है, जिनकी पोलरिटी में मतलब ध्रुवणता पाई जाती है। एक का 3 है तो सामने वाले का कैसा होगा, 5 होगा, ठीक है। और सामने वाले का 5 है तो सामने वाले में क्या होगा, 3 होगा। और ये जैसे ये चल रही है 5 to 3 की तरफ, तो ऊपर वाली ये क्या चलेगी, 3 to 5 की तरफ चलती है। एक दूसरे के समानांतर और कैसी होती है, पूरक होती है। दूसरा होता है इसका राइट हैंड फैशन होता है, ठीक है, यानी ये क्लॉकवाइज चलती है। और इसमें प्रत्येक कोर्नर में एक हेलिक्स की डिस्टेंस जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो जगह होती है, यानी इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में अगर जगह की बात करें तो 3.4 एंगस्ट्रॉन इसके बीच की होती है। एक हेलिक्स में कम से कम 10 जो है नाइट्रोजनस बेस अपने को मिलते हैं। सार्कों में युग्म मध्य युग्म विशिष्ट होते हैं क्योंकि दोनों विपरीत श्रृंखलाओं में शर्करा अणुओं के बीच में निश्चित दूरी, ठीक है, 10 से 11 क्या होते हैं, नाइट्रो बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं, बेस पेयर। कितने होते हैं, 10 से 11 होते हैं बेस पेयर, मतलब वही नाइट्रोजनस बेस। इस दूरी में हमेशा एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन होगा। जैसे ए है तो दूसरा सामने हमेशा टी होगा, तो ए क्या है, पिरामिडिन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्यूरिन हुआ, ये क्या हुआ, प्यूरिन हुआ।
तो एक प्यूरिन होगा तो सामने वाला पिरामिडिन होगा। एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ता है। ठीक है, थाइमिन एडेनिन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। यानी ए सी के साथ, ए जो है वो टी के साथ में, सी हमेशा जी के साथ में जुड़ता है। ठीक है, एक नियम आया था जिसको बोलते हैं एवरिन चारगोफ का नियम। ठीक है, 1950 में दिया। उन्होंने कहा डीएनए में मात्रात्मक विश्लेषण किया कि भाई कितने सारे युग्म जो होंगे वो दोनों प्यूरिन और पिरामिडिन होंगे, तो इनके एक तुल्य बेस इक्विपमेंट दिया। तो उसमें क्या था, ये जो ए और टी तथा सी और जी में प्रारंभिक मोलर जो सांद्रता जो होती है वो उसका जो अनुपात जो होता है वो क्या होता है कि ए प्लस जी, ठीक है, अपॉन सी प्लस टी, ये हमेशा कितना होगा, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। या ये हमेशा कैसा होगा, स्थिरांक होता है। कैसा होगा, ये हमेशा स्थिरांक होता है। ठीक है, ए प्लस टी और जी प्लस सी ये हमेशा कैसे होंगे, एक स्थिरांक में होगा। यानी सीधी सी बात है, ये अगर मान ले 100 है तो आपके पास में टी भी कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। ठीक है, ये 50 है तो मान लो तो ये भी कितने होने चाहिए, अपने पास में 50 होने चाहिए। ठीक है, तो ये 150 हुए, नीचे भी 150 हुए, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये किसने बताया, इरविन चारगॉफ ने बताया। कुंडलन हेलिक्स प्रत्येक चक्रण में 10 तार युग्म बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, सारे युग्मों को बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ध्यान रखना, ये 3.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये सारे युग्मों की डिस्टेंस है, दो नाइट्रोजनस बेस उनकी बीच की डिस्टेंस है। और पूरे हेलिक्स की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है कितनी, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। ये किसकी, ये तो, और हेलिक्स की कितनी होती है, हेलिक्स की होती है 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कुंडलन हेलिक्स का व्यास जो होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन या 19.8 जो है वो एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, तथा डीएनए के अणु जो है वो कितनी, 360 डिग्री पर की दिशा में कैसा होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, घूमता है 360 एंगल पे। ठीक है, तो ये होता है डीएनए की संरचना के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। देखो डीएनए, कल अपन जो है वो पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन, आरएनए। ठीक है, आरएनए से जो होता है वो कैसे जो है वो डीएनए से आरएनए कैसे बनते हैं। ठीक है, और फिर जो पढ़ेंगे कि डीएनए से अपने आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।